नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप ओइवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी बात कराते रहते हैं। आज भी हम आपकी बात कराने जा रहे हैं महानगर अध्यक्ष कांग्रेस राजेंद्र चौधरी जी से। जब भी हमें आई हैं तो कराई है हमने रुड़की के अंदर, क्योंकि महानगर अध्यक्ष रुड़की के हैं। लेकिन आज हम इनके पैतृक गांव पहुंचे हैं, खेड़ा जट में, जो कि मंगलौर विधानसभा का एक हिस्सा है। और मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव चल रहे हैं, जो कि 14 तारीख से प्रचार हुआ था। आज 7 तारीख है, 2 दिन प्रचार के रह गए हैं। तो प्रचार प्रसार में महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी भी गांव-गांव जा रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं और सभाएं संबोधित कर रहे हैं। तो क्या रुझान है जनता का कांग्रेस के प्रति, जानते हैं राजेंद्र सिंह की जुबानी। नमस्कार राजेंद्र। नमस्कार जी संदीप भाई, दृष्टि न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और आपका बहुत आभार कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं उपचुनाव की। धन्यवाद, आपने भी हमारे लिए टाइम निकाला। हम आए हैं आपके, और चौपाल में आप बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम चौपाल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग भी आपके साथ बैठे हैं। क्या रुझान बन रहा है काजी निजामुद्दीन के चुनाव का? दरअसल चुनाव का कांग्रेस का और काजी निजामुद्दीन का दोनों का जो है बहुत बढ़िया है। उसका कारण है कि इस विधानसभा का जो 70% भाग है वो ग्रामीण है, और ग्रामीण अंचल की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से इस वर्तमान की भाजपा सरकार का कोई लेना देना नहीं है। पिछले अगर हम 10 साल की मोदी सरकार का आंकलन करें तो इसमें 750 किसान जो हैं वो अपने हकों की लड़ाई में मर गए। हमारे देहात क्षेत्र की जो महिलाएं थी, जो इस देश का गौरव थी, उन्हें कुचलने का काम इस सरकार ने किया। और 10 साल में मात्र 40 रुपये गन्ने पे बढ़ाए। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी वो 330 रुपये पर क्विंटल गन्ने का दाम छोड़ के गई थी, और आज 370 है। 10 साल की मनमोहन सिंह सरकार ने गन्ने पे 165 रुपये बढ़ाए, इन्होंने 10 साल में 40 बढ़ाए। जबकि डाई जो है वो 2.5 गुनी होगी, डीजल लगभग दुगने से भी ज़्यादा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया, मजदूरी महंगी होगी। इस सरकार ने 2014 में आने से पहले कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो 2022 में हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई, हाँ उसका खर्च दुगना हो गया। इसलिए इस क्षेत्र में ऐसी पिछले 7 साल की उत्तराखंड सरकार में जितनी भी भर्तियां थी, जितने भी रोजगार के साधन थे, वो सब लीक, पेपर लीक, कोर्ट उसकी भेंट चढ़ गए। युवा लड़के जो हैं उनकी आयु निकल गई, क्योंकि यहाँ ना पुलिस में भर्ती है, ना हेल्थ में भर्ती है, ना फॉरेस्ट में भर्ती है, ना अन्य विभागों में भर्ती हैं। भर्तियाँ बहुत लिमिटेड कर दी, तो रोज़गार सृजन पर काम नहीं हुआ। पिछले 7 साल की सरकार में कोई नया निवेश नहीं आया। 200 करोड़ रुपए 2021 में इन्होंने इन्वेस्टर्स मीट पर खर्च किया, और 100 रुपये इन्वेस्टमेंट नहीं उत्तराखंड में आया। अब फ़िलहाल जो है धामी सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन प्रयास करने से काम नहीं हो रहा, क्योंकि धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज चारों तरफ जो है बेरोजगारी चरम पे है, युवा जो है वो नशे की तरफ है, किसान बहुत परेशान है। हमारा बहुत संपन्न गांव रहा पहले कभी, आज की तारीख में ऐसा कोई किसान नहीं है जिस पे किसान क्रेडिट कार्ड का कर्ज ना हो। आप सरकारी आंकड़े दिखाओ कि कितने प्रतिशत किसानों ने पिछले 5 साल में अपना कृषि कार्ड जमा कर दिया और उन्होंने आगे ना लिया हो। अगर जो किसान धरना नहीं करते तो नहीं, अब एमएसपी कहाँ लागू की इन्होंने? कानून तो बनाए थे ना। नहीं, वो जो 3 कानून बनाए उसमें एमएसपी नहीं थी, और अगर वो कानून किसान हित में होते तो किसान उस पर प्रदर्शन क्यों करता? एमएसपी पे इन्होंने वायदा किया था। जब वो इन्होंने 3 कानून जो हैं वापस लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने वायदा किया था किसान संगठनों से कि जितने आप पे मुकदमे हैं हम उन्हें वापस लेंगे। हम 6 महीने के अंदर अंदर एमएसपी पे कमेटी बना के और 6 महीने में उसे लागू कर देंगे। आज तक नहीं हुआ। आज अब वो तीसरी सरकार भी आ गई, मोदी 3, और किसान की हालत जो है, आप गांव गली गली देखो क्या हालात है। देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सीमित किसान हैं। यहाँ ज़्यादातर किसान 2 हेक्टेयर से कम के हैं। उन्हें अपने परिवार के लालन पालन, शादी ब्याह, बीमारी, खेती का खर्च वो ही करना मुश्किल हो रहा है। ये तो केंद्र की और प्रदेश की बात है।
लेकिन अगर जो हम बात करें चुनाव की और ख़ास तौर से मंगलौर उपचुनाव की, तो इतना रोचक ये चुनाव हमें देखने को मिल रहा है कि इतना शायद एमपी का या और विधानसभाओं का इलेक्शन रोचक नहीं होता जितना मंगलौर का चुनाव रोचक दिख रहा है। क्योंकि इसमें अगर जो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सारे लीडर डेरा डाले हुए हैं, भाजपा की बात करें तो सारे लीडर डेरा डाले हुए हैं। ऐसा उपचुनाव में ऐसा क्या वो है मंगलौर के लिए? दरअसल मैं बताऊं आपसे संदीप जी कि इस राजनीति में और राजनीति की जो मूल अवधारणा है उसमें तीन किस्म के लोग होते हैं। पहले वो जिनके नंबर 2 के काम है, जो राजनीति का चोला ओढ़ के अपने कामों को ढकते हैं। दूसरे वो हैं जिनका रोजी रोटी आज की तारीख में राजनीति है। और तीसरे और सबसे श्रेष्ठ लोग वो हैं जो समाज में कुछ करना चाहते हैं। वो समाज के दबे कुचले गरीब पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए काम करना चाहते हैं। जैसा हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने और बड़े बड़े नेताओं ने, गांधी, नेहरू, पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ऐसे लोगों ने किया, चौधरी चरण सिंह ने किया। आज दुर्भाग्य से हो क्या गया कि जो पहली श्रेणी मैंने बताई उसके लोग ज़्यादा हो गए। लोगों के अब जो हमारे यहाँ भाजपा के प्रत्याशी हैं, ऐसा मैंने सुना है, उनका खनन का कारोबार है। आज की तारीख में खनन का कारोबार बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव ही नहीं है। और राजनीतिक संरक्षण में भी भाजपा का संरक्षण आवश्यक है। तो इसलिए एक इतना बड़ा पैसे वाला आदमी जो इस राज्य का रहने वाला नहीं, उसका इस उत्तराखंड राज्य का सीमावर्ती कोई गांव नहीं, उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं, दिल्ली का निवासी नहीं, वो हरियाणा का रहने वाला है। माननीय भडाना जी ने अपने जीवन काल में 6 चुनाव लड़े और हर बार अलग अलग विधानसभाओं से, अलग अलग क्षेत्रों से उन्होंने चुनाव लड़े। और जहाँ एक बार चुनाव लड़ा वहाँ जीतने के बाद दोबारा गए नहीं। जहाँ तक काजी परिवार की बात है, ये लोग 1974 से लेके आज तक 9-10 बार विधायक रह चुके। ये यहीं से लड़ रहे हैं, यहीं लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो सरबत करीम अंसारी जी थे वो भी यहीं के स्थानीय थे, यहीं की राजनीति करते थे, यहाँ की जन जन की समस्याओं से वाकिफ़ थे। और जो वर्तमान में है ये तो धन बल के आधार पर, सत्ता के दबाव के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि सत्ता का अनावश्यक दबाव जो है वो यहाँ हो रहा है, इसलिए मजबूरी में कांग्रेस के नेता विपक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े छोटे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायकगण यहाँ आ रहे हैं। और आप भी देख रहे होंगे कि कैसे चेकिंग हो रही है, कैसे लोगों को डराया जा रहा है, प्रधानों को डराया जा रहा है, कैसे जो है राशन डीलरों को कहा जा रहा है, कैसे जिला पंचायत सदस्यों को, यहाँ तक कि आज की तारीख में ये 1-to-1 मॉनिटरिंग पे आ गए। अगर आज मेरे साथ कोई सज्जन जो है यहाँ आपके चैनल पे कुछ बोलता है कांग्रेस के पक्ष में, तो शाम को ही उसके यहाँ जो है पूरा दबाव बना देंगे। ये राजनीति में अच्छी बात नहीं है। राजनीति जो है समाज की सेवा के लिए है। इसमें एक तो घृणा नहीं होनी चाहिए, दूसरी चीज़ इसमें एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। भाई आप जीत जाएं या हम जीत जाएं, लेकिन एक खाई नहीं पटनी चाहिए। अब यहाँ इन्होंने एक हिंदू मुसलमान की खाई बनाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से, विशेषकर जो हमारे गैर मुस्लिम मतदाता हैं, उनसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि भडाना जी तो 13 तारीख के बाद यहाँ दिखाई नहीं देंगे, जीत गए तो भी नहीं। लेकिन भडाना जी का तो कहना यह है कि मैं यहीं पे नहीं सुन, मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट होने दो। 13 तारीख के बाद वो दिखाई नहीं देंगे। जो खाई वो खोद के जा रहे हैं। कल को लोगों को जिला पंचायत के चुनाव लड़ने हैं, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव लड़ने हैं, गन्ने के चुनाव लड़ने हैं, कोऑपरेटिव के चुनाव लड़ने हैं, सांसद और विधानसभा के चुनाव लड़ने हैं। ये खाई जो है कहीं ऐसा ना हो कि इसका गलत इम्पैक्ट जाए। नहीं, खाई की तो ये बात है कि क्या मुस्लिम वोट नहीं चाहिए भडाना जी को? खाई कहाँ खुदी है? वो मुस्लिम वोट मांगे, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम की तो बात ना करें। अगर वो मुस्लिम वोट मांगना चाह रहे हैं तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? हमारे विधानसभा क्षेत्र में भगवानपुर चंदनपुर गांव है और वहाँ के प्रधान कौन है? मुनसब। कौन है? मुसलमान। पहले उनसे कौन थे? शमशाद। उनसे पहले गयूर आलम थे। तो गांव का नाम भगवानपुर चंदनपुर है। वहाँ हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे रह रहे हैं। हमारे यहाँ गांव मोहम्मदपुर, उसमें
हिंदू ज़्यादा है, वहाँ हिंदू प्रधान है। तो यानी मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह का जो ये माहौल वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, ये सामाजिक रूप से अच्छा नहीं है। मैं उनका स्वागत करता भडाना जी का कि वो कहते कि मैं इस क्षेत्र के लिए ये काम करूँगा, तो हम भी उनका स्वागत करते। बोल रहे हैं क्या कि बोल रहे कि मंगलोर को बेंगलोर बना देंगे और यहीं पे झोंपड़ा डाल के रहेंगे। और मैं पहले भी आया हूँ, 6 साल पहले भी आया हूँ, तो मैं मंगलोर को अपना ही मानता हूँ। वो 3 बार विधायक रहे, खतौली से और संभालका से। वहाँ बेंगलोर बनाया उन्होंने? अगर वहाँ उन्होंने बेंगलोर बनाया हुआ है, मुझे चल के दिखा दें, मैं भी उनका सहयोग करूँगा। अभी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे नाले की सफाई वगैरह भड़ाना जी ने अभी चुनाव जीते भी नहीं है कि करवा दिए गए कार्य। नहीं, एक बात बताओ, जब यहाँ पिछले 2.5 साल में बसपा के विधायक थे, 10 महीने से यहाँ चुनाव नहीं हुआ, 7 साल से यहाँ जो है भाजपा की सरकार है, तो यहाँ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ के विकास कार्यों की जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ जो है गन्ने के किसान का मूल्य दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्यों बकाया है 2017 से 103 करोड़ रुपया इकबालपुर शुगर मिल का? करतार भड़ाना कहे मैं 103 करोड़ रुपए कल को दिलवाता हूँ। भाई आचार संहिता जो है वो मंगलौर विधानसभा में ही तो है, झबरेड़ा में तो नहीं है। झबरेड़ा क्षेत्र का बकाया दिलवा दें कल को, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही हैं। रुड़की में जो सोलानी नदी का पुल है वो 15 महीने से क्षतिग्रस्त है, बंद है, बच्चे परेशान हैं, यात्री परेशान है। रुड़की से रोजाना जो छात्र हैं, 13 कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें जो वर्करी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, वो अपने जीवन जो है दांव पे लगा के जा रहे रफ्ते पे। अगर कल को बाई चांस सोलानी नदी में अधिक पानी आ गया वर्षा के कारण, और जैसे हरिद्वार में जो है गाड़ियाँ बहगी, यहाँ भी हो गया, कैजुअलिटी के लिए कौन जिम्मेदार होगा? जब 6 महीने में NHAI पुल बना रही है तो यहाँ भी बना दे। लेकिन ये तो सांसद के काम है ना, ये तो विधायक का लड़ रहे हैं। नहीं, विधानसभा मंगलौर के लिब्बरेडी गांव का जो मुख्य पुल है वो 1 साल से बंद है, उसे क्यों नहीं बनवाया? ये खाली जुमलेबाजी है, इनसे देखो इनका विकास से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको बताऊं, नारसन आप आए, नारसन में आपने सरकारी अस्पताल देखा? वो काजी मोहिउद्दीन ने बनवाया। नारसन में ITI है, सन 80 में बनी, किसने बनवाई? काजी मोहिउद्दीन ने बनवाई। शुगर मिल है लिब्बरेडी, ये माननीय चौधरी अजीत सिंह ने स्वीकृत किया था, लेकिन ये गया था बहादराबाद। इसे यहाँ मंगलौर विधानसभा में, उस समय लक्सर विधानसभा थी, लाने का काम अगर किया तो भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने और काजी निजामुद्दीन ने किया। उनके कुछ वरिष्ठ नेता जो आज 80-85 साल के हो गए, चौधरी बाबूराम जी हैं, कुंवरपाल जी प्रमुख हैं, और बहुत लोग हैं, वो बता देंगे। अगर आपने अभी बात करी है करतार सिंह भड़ाना, 13 तारीख के करतार सिंह भड़ाना ने खतौली में क्या काम किया बतावा? करतार सिंह भड़ाना हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, संभाल के लिए बतावा उन्होंने क्या विकास किया? नहीं, अभी आपने कहा है कि 13 तारीख के बाद दिखेंगे भी नहीं, लेकिन भड़ाना जी का कहना है ये है कि मैं यहीं पे रहूंगा, यहीं पे अपना झोपड़ा डाल लूंगा, मंगलोर को अपना। लेकिन काजी जी के लिए भी बात बोली जाती है कि काजी जी का यहीं पे निवास है, फिर भी वो ज़्यादातर मिलते नहीं है, राजस्थान रहते हैं। नहीं, वो तो अभी रायबरेली भी थे, ये तो उनकी योग्यता है। उन्हें पार्टी ने जो है, जो हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं माननीय राहुल गांधी, उन्होंने काजी जी को अपनी लोकसभा का प्रभारी बनाया। ये उनकी योग्यता है, विफलता है, इसके लिए तो मुझे गर्व है। और मुझे गर्व है कि वो राजस्थान जैसे राज्य के जो है प्रभारी हैं, और जिस क्षेत्र में उनका प्रभार था वहाँ से 9 लोकसभा सीटें जीत के आई, वहाँ से 34 विधानसभा की सीटें जीत के आई। उन्होंने 51 टिकट दिए, 34 जीत के आए। ये तो उनकी योग्यता है। और कांग्रेस में जो कांग्रेस हाईकमान है, जो पार्टी की नीतियाँ हैं, वो उन्हें काजी निजामुद्दीन में कुछ दिखाई दिया, इसलिए तो बनाया। मुझे क्यों नहीं बना दिया? किसी और को क्यों नहीं बना दिया? करतार सिंह भड़ाना को पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव क्यों नहीं बनाया? किसी सूबे का प्रभारी क्यों नहीं बनाया? किसी पर अनर्गल जो है वो, ये उनकी योग्यता है, उनकी जो है संगठनात्मक क्षमता है, उसके आधार पर उन्हें बनाया। वो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे। तो मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? कांग्रेस का मुकाबला करतार भड़ाना से है या मोंटी से है? हमारा मुकाबला जनता की समस्याओं के निराकरण से है।
हमारा उम्मीदवार जनहित की बात कर रहा है, ये कोई जनहित की बात नहीं कर रहे। इन्होंने तो 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करने का कहा था, नहीं करी। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा करा था, नहीं दिए। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में देखो कांग्रेस की सच्चाई को आप समझो। हमारे जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो बनाया उसमें कांग्रेस ने कहा हम 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे 6 महीने में। अगर चाहते तो 3 करोड़ कह सकते थे, अगर झूठ ही बोलना था तो इनसे बड़ा झूठ बोलते। लेकिन अगर जो देखा जाए तो काजी जी के ऊपर आरोप ये करतार सिंह भड़ाना से मेरे 2 सवाल हैं। करतार सिंह भड़ाना आज उत्तराखंड में पिछड़ी जातियों का आरक्षण 27% कराएं। करतार सिंह भड़ाना जो हमारे यहाँ अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है उसे मूल निवास प्रमाण पत्र में तब्दील कराएं। मैं पहला शख्स हूँगा उन्हें वोट करने वाला। लेकिन अभी काजी जी की भी बात चल रही है कि सर्व तो विपक्ष के देखो काजी नहीं नहीं जनता की आवाज है। काजी जो है इस किसान की आवाज बनेगा, दलित की बनेगा, गरीब की बनेगा। यहाँ जिस तरह लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता, आप जबरदस्ती ब्लॉक प्रमुख बनाओगे, आप जबरदस्ती जिला पंचायत अध्यक्ष बनाओगे, ऐसा लोकतंत्र नहीं चल सकता है, तो तानाशाही है। लेकिन नहीं काजी जी और के बारे अगर में ऐसा है तो हम मुकाबला नहीं, करेंगे। काजी जी के भी बारे में ये भी बोला जाता है कि सरबत करीम से पहले काजी जी विधायक थे और उनके टाइम पे जो निधि आती थी वो वापस चली जाती थी और सरबत करीम जो है निधि पूरी खर्च करते थे। अभी आपसे पहले मुझे एक भाजपा के सज्जन मिल गए, उन्होंने मुझसे कहा कि मंगलौर के 20 पोलिंग बूथ जो हैं वो बदल के नेहरू इंटर कॉलेज में आ गए। मैं काजी जी का चीफ इलेक्शन एजेंट हूँ। मैं परसों मीटिंग में गया था, मुझे जिलाधिकारी कार्यालय से जो सूची मिली है उसमें एक भी परिवर्तन नहीं है। ये सब झूठ है। काजी ने जब वो 2002 में एमएलए बने, वो पहले ऐसे एमएलए थे पूरे उत्तराखंड राज्य में जिन्होंने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन किया। मंगलौर विधानसभा में ग्राम समाज की भूमि न होने की वजह से उनके बहुत खास प्रधान थे वहाँ के शिकारपुर के, मैं नाम भूल गया उनका, शिव कुमार, उन्होंने प्रस्ताव किया, वो लंडौरा विधानसभा में बनी। काजी जी के प्रयास से कस्तूरबा गांधी बच्चियों के लिए स्कूल की स्थापना हुई। काजी जी के प्रयास से जीआईसी हुई। उन्होंने मंगलौर के में 2 स्कूलों का उच्चीकरण कराया, 2 उन्होंने मंगलौर में इंटर कॉलेज कराए। ऐसा नहीं है, उन्होंने खेल का स्टेडियम बनाया, भरतपुर में बनाया, मंगलौर में बनाया। हमारे यहाँ उन्होंने बारात घर दिए। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें उन्होंने बारात घर ना दिया हो। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें जो है पानी की टंकी ना हो। ये भ्रम फैलाने से नहीं हो सकता। तो इसमें तो बढ़ाना जी भी कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे अस्पताल की भी सुविधा दूंगा, स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा पे तो काजी जी ने जो है वो भी दी थी एम्बुलेंस, रुड़की के अस्पताल में करा दें सरकार से बढ़ाना जी। अरे भाई, कहने और करने में बहुत फर्क है। मोदी जी ने भी कहा था मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दिए कहीं। जो फौज में हमारे बच्चे भर्ती होते थे उन्हें अग्निवीर बना दिया। कहने में, डायलॉग मारने में और धरातल पर करने में फर्क है। तो अभी उपचुनाव मंगलौर का लगभग कितने वोटों से जीत रहे हैं आप? हम जीत का सर्टिफिकेट हमारे उम्मीदवार का होगा। कोई मैं ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं आपको आंकड़ा बता दूं, लेकिन जैसे भाजपा ने एमपी के चुनाव में करा था कि 5 लाख, और यहाँ पे भी कह रहे हैं कि भारी बहुमत से जीतेंगे। और आप राजेंद्र जी, यहीं पे एक सवाल और भी आया है कि आप भी जाट समाज से हैं और जाट समाज ने बढ़ाना जी को अपना पूरा समर्थन दे दिया। पूरा जाट संगठन वहाँ पे मौजूद था और जीत कहीं ना कहीं निश्चित कर दी है बढ़ाना जी की। ऐसा है, पूरा जाट समाज जिस दिन उन्हें देगा, मैं भी जाट ही हूँ, तो मुझे बिरादरी से थोड़ा ही निकाल लेंगे वो। मैं भी समर्थन, अगर पूरा जाट समाज देता तो मैं भी देता समर्थन। ये सब जो है भ्रामक है। और आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, दृष्टि न्यूज़ की एक अपनी साख है। आप इनके भ्रम को ना फैलाओ। ये चुनाव हारेंगे, 100% चुनाव हारेंगे। और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, 99% कांग्रेस उम्मीदवार जीतेंगे। 1% मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मैं ईश्वरवादी हूँ, ईश्वर में मेरी पूरी आस्था है। अगर ईश्वर चाहेगा 1% हम नहीं जीत सकेंगे तो हम अपनी हार स्वीकार करेंगे, लेकिन 100% कांग्रेस उम्मीदवार जीत रहे और बहुत अच्छी वोटों से। बहुत बहुत
धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चौधरी राजेंद्र सिंह, जिन्होंने बताया है कि 99% कांग्रेस जीत रही है, यहाँ पे काजी निजामुद्दीन विधायक बन रहे हैं, 1% ईश्वर के ऊपर आस्था है। अगर जो हम हारे भी तो हम अपनी हार स्वीकार करेंगे। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।